वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक। हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्लासिकल मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। इसका मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ, लेक्चर 1 कंप्लीटेड। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका लेक्चर एक इसका, जिसमें कि मैंने यहाँ पर ये पूरा आपको एक्सप्लेन करा था। मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें पूरा बताया था मैंने कि देखो ओलिगोपोली मॉडल जो होते हैं आपको एक तरीके के नॉन कोलिजिव होते हैं, दूसरे आपके कोलिजिव होते हैं। कोलिजिव मतलब जो एक साल अपना कार्टेल बना लेते हैं, मर्जर या प्राइस वगैरह एक साथ मिलकर अपना जो है कि फॉर्मल एग्रीमेंट करके जो है कि अपना प्राइस जो है कि सेट कर लेते हैं कि भाई इससे कम प्राइस पे हम इससे कम आउटपुट हम नहीं करेंगे और मार्केट में हम सभी लोग एक साथ काम करेंगे। ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये नॉन कोलिजिव होते हैं। इसमें 3 मॉडल जो है आपका कर्नट, वर्टर्ड और स्टैकलवर्ग, ये थोड़ा एक तरीके के होते हैं। इन तीनों में आपका क्या रहता है, ये नेव होते हैं और ये बचे हुए जो है कि ये नॉट नेव। यानी नेव मतलब ये थोड़ा भोले होते हैं, थोड़ा अनाड़ी होते हैं, ये इंडिपेंडेंट समझते हैं अपने आप के लिए कि भाई हम जो है किसी पर निर्भर नहीं है ना, अपने इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग किस में चले जाते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में चले जाते हैं ना, यानी जो है कि प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। वहीं पर जो है कि ये एजवर्थ और चैम्बरली थोड़े समझदार होते हैं। मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। प्लीज़ गो टू my previous lecture in playlist of microeconomics, lecture number 11. This is the 12th lecture of microeconomics. Okay, difference between collisive non collisive मैंने ये भी आपको पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। 5 types of oligopoly models I was explaining this। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा कर्नट मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। ये सारे के सारे मैंने पॉइंट्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें प्रीवियस लेक्चर में। हम स्टार्ट करते हैं जोसेफ, है ना, जोसेफ वर्टन। देखो ये जो है कि यहाँ पर कर्नट में तो जो है वो नेव है, तो ये भी नेव है। दो दे आर नेव, सो वो अपने लिए क्या समझते हैं, दैट दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर राइवल्स। राइवल्स कौन थे, कॉम्पिटिटर। दे आर थिंकिंग दैट दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर राइवल्स एंड दे कैन चेंज और ऑक्सीलेट देयर प्राइस इंडिपेंडेंटली, है ना। तो वो समझते हैं कि भाई हम अपना प्राइस इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, ऑक्सीलेट कर सकते हैं, प्राइस या आउटपुट। जैसे कि इसमें क्या है, ये आउटपुट वेरिएबल होता है कर्नट में, यहाँ पर प्राइस वॉर होता है। प्राइस वॉर का मतलब वॉर का मतलब युद्ध। कैसे, गला काटते हैं एक दूसरे का कि भैया हम आपका प्राइस जो है कि मान लो आपका प्राइस 10 है और मेरा प्राइस भी 10 है, तो मैंने क्या करा, दिमाग लगाया कि मैं क्यों ना मैं अपना प्राइस 9 कर लूँ ताकि इसके भी कस्टमर मेरे पास आ जाए, है ना। और ये नहीं सोचता है कि भाई अगर मैंने अपना प्राइस अगर 9 करा है ना, मैंने अपना प्राइस अगर 10 से अगर मान लो 9 कर लिया है, तो इसके कस्टमर अगर मेरे पास आ जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई जो है कि इसका अगर 9 कर लूँगा तो इसमें भी तो दिमाग है, ये फिर कहीं 8 कर ले, तब तो फिर मुझे 7 करना पड़ेगा, बर्बादी शुरू हो जाएगी। ये लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं, ये सीधा क्या करते हैं, 10 से 9 कर लेते हैं बिना सोचे समझे, है ना, कि भाई ये कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, ये कोई चेंज नहीं करेगा दूसरा वाला। लेकिन दूसरा वाला जो है कि वो चेंज करता है, लेकिन ऐसा इन 3 मॉडल्स में दिमाग नहीं लगाया, है ना। चैम्बरलिन ने और स्टैकलवर्ग ने दिमाग लगाया कि हमको ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है जिससे कि कल को मेरा ही नुकसान हो, क्योंकि भाई अगर लड़ाई में युद्ध में कूदेंगे तो भाई लड़ाई कहने का मतलब अगर हम अटैक करेंगे तो सामने वाला भी तो अटैक करेगा ना। बट दे आर नेव मतलब दे आर, कह सकते हैं आपका हिंदी में वही आपका वर्ड अनाड़ी हैं ये लोग। इनको ये चीज़ नहीं पता है, इनको लग रहा है कि भाई हम जाएंगे दुश्मन को मार के चले जाएंगे, भाई दुश्मन भी तो आप उधर से अटैक करेगा ना, तो हमारा भी तो लॉस होगा। ये बात नहीं सोचते, बट दे आर थिंकिंग दिस पार्ट। तो वर्टर्ड में दो इट इज नेव सो इट इज इंडिपेंडेंट एंड नॉन कोलिजिव। नॉन कोलिजिव आपके सभी हैं। नॉन कोलिजिव मतलब ये आपस में कोई जो है कि फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पर ये लोग एग्रीमेंट अनफॉर्मली एक तरीके का एग्रीमेंट जो है कि बिना बताए समझ लेते हैं कि हाँ हमको कोई चेंज नहीं करना है ना, प्राइस में आउटपुट में हमको कोई चेंज नहीं करना है। अदरवाइज माई कॉम्पिटिटर माई राइवल विल बी ऑल्सो चेंजिंग हिज आउटपुट और प्राइस एंड आफ्टरवर्ड्स कंपटीशन विल बी कट थ्रोट, कंपटीशन विल बी देयर एंड वी बोथ विल बी सफरिंग। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं सोचते हैं, ये लोग नहीं सोचते हैं, बट ये लोग जो है कि ऐसा सोचते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, भाई प्राइस वॉर है, इसमें प्राइस वेरिएबल है, ये सब मैं अभी मैं समझा रहा हूँ डायग्रामेटिकली, मैं आपको यहाँ पर आगे समझाऊंगा ये सारी चीज़ें, इतना समझ लीजिए। जीरो कंजक्चरल मान, यानी जो है कि ये भी जीरो कंजक्चर मतलब मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। जीरो मतलब कुछ नहीं, कंजक्चरल मतलब मानते हैं, ये कुछ मानते नहीं है कि जो है कि भाई दूसरी फर्म भी कोई एक्शन ले सकती है। सो दीज 3 आर कॉल्ड जीरो कंजक्चरल, अदर दीज एजवर्थ एंड चैम्बरलिन आर कॉल्ड कंजक्चरल, क्योंकि ये कुछ ना कुछ मानते हैं कि भाई दूसरा वाला भी एक्शन ले जाए, हमारा कंप्यूटर भी एक्शन लेगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है कि सब में है। नैश इक्विलिब्रियम मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ क्या होता है, जो कि आपका नैश इक्विलिब्रियम आपका इसको छोड़ करके
एजवर्थ को छोड़ करके सब में नेचुरल इक्विलिब्रियम आपका होता है। एजवर्थ ने कहा कि प्राइस ऑक्सीलेट करता रहता है फ्रॉम द मोनोपोली प्राइस एंड बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस, है ना। एजवर्थ मॉडल जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे। उसके बाद जो है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है, इसमें लिमिटेड रहती है, क्योंकि लिमिटेड ऐसे रहती है क्योंकि भाई ऑलरेडी एक कैपेसिटी होती है उसका, जो है कि हर फर्म कितना प्रोड्यूस करती है। अगर मान लो कि 2 फर्म है ना, तो वहाँ पर जो है कि 1/3 प्रोड्यूस करेंगे। फॉर्मूला ये होता है कि n/n+1, यानी इफ n नंबर ऑफ फर्म्स आर देयर मीन्स इफ सपोज 10 फर्म्स आर देयर देन 10/10+1, यानी होल आउटपुट दे विल बी प्रोड्यूसिंग 10/11 पार्ट ऑफ होल आउटपुट, यानी ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा। सब फर्म्स मिला के इतना करेंगे, अगर 11 आउटपुट हो सकता है, मैक्सिमम आउटपुट इट कैन बी 11, देन द होल फर्म्स कंबाइंडली विल बी प्रोड्यूसिंग 10/11 आउटपुट। अब जो है कि यहाँ पर ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी यहाँ पर अनलिमिटेड होती है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। ये बहुत चार्ट जो है कि इस चार्ट से 110% नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता ही आता है यूजीसी नेट में, है ना, वो चाहे कहीं से भी आए। मैंने कहा था पिछले ये पूछ लेंगे चैम्बरलिन कहाँ से बिलोंग करते थे, अमेरिका से, इटालियन से, कहाँ से, है ना। ईयर इनकी क्रोनोलॉजी आती है, भाई क्रोनोलॉजी कौन पहले आया कौन बाद में आया। सो यू प्लीज़ स्क्रीनशॉट दिस स्लाइड। मूविंग फॉरवर्ड मूव करते हुए कर्नट समझते हैं। यहाँ पर ये आप जो मैंने समझाया इनका सबका मतलब सब में यही है, एक ही है ना, आपका जो कि इंटरडिपेंडेंट। यहाँ पर आप समझ जाइएगा, देखो यहाँ पर है ये इंडिपेंडेंट, यहाँ पर है इंटरडिपेंडेंट। लेकिन क्यों है अभी इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है ये नॉट नेव है। नॉट नेव जो है कि मतलब ये उनको मालूम है, अगर मैंने प्राइस अपना नीचे करा दूसरे के कस्टमर काटने के लिए, यानी दूसरे के कस्टमर अपने पास बुलाने के लिए, तो सामने वाला भी चाल चलेगा। फिर वो जो है कि क्या हो जाएगा, कंपटीशन में आ जाएगा, और फिर वो क्या करेगा कि मैंने जो प्राइस सेट करा उससे भी वो कम प्राइस सेट करेगा, क्योंकि वो भी फिर बर्बाद होने के तैयार हो जाएगा। अगर मैंने, होता नहीं ऐसा कि भाई अगर तुमने मेरे बारे में मुझे बर्बाद करने का प्रण लिया है तो फिर मैं भी तुमको बर्बाद कर दूंगा, ऐसा होता है ना भाई। कंपटीशन में ये होता ना, सब्जी मंडी में जाओ, वो कह रहा है भाई 10 के 5 किलो, 10 के 5 किलो, दूसरा वाला का 10 के 6 किलो, वो बहुत तेज चिल्लाता है ताकि सब सुन ले, कस्टमर का ध्यान उधर चला जाए। फिर वो कहता है 10 के 7 किलो, इस तरह से, मतलब ये होता है मार्केट, है ना। तो यहाँ पर जो है कि 10 के 5 किलो जो चिल्ला रहा है वो 10 के 5 किलो ही चिल्लाता है, और दूसरा वाला जो सेलर है वो भी 10 के 5 किलो ही चिल्ला रहा है, क्योंकि अगर वो 6 किलो चिल्लाएगा उसको मालूम, अगर मैंने 6 किलो चिल्लाया तो ये 7 किलो चिल्ला देगा। फिर मेरा तो लॉस होगा, इसका भी लॉस होगा, है ना। मतलब मेरा तो लॉस जो है कि मान लो कि मैंने अपने फायदे के लिए प्राइस कम करा है, लेकिन ये जब अगर प्राइस कम कर देगा तो फिर उसमें मेरा भी लॉस हो जाएगा। और तो उसमें जो है कि इसलिए ये समझदारी इन लोगों में आ जाती है, और वो अपने आप के लिए एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट मान लेते हैं कि भाई हम इन पे इंटरडिपेंडेंट अपने आप को मान लेते हैं। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट हेयर नाउ कि भाई हम कुछ भी अपना जो कुछ भी प्राइस सेट कर दें। उनको मालूम अगर हम अगर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि जो है कि हमारा कॉम्पिटिटर भी जो है कि वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, है ना। ये चीज़ है यहाँ पर। लास्ट लेक्चर देखिए, उसमें मैंने और भी अच्छे से समझाया। यहाँ पर मैं मेन जो है कि अपनी ये कर्नट थोड़ा आपका जो ये आपका डायग्रामेटिकली जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। कर्नट्स डुओपोली मॉडल। अब ये डुओपोली क्या, ऑलिगो पढ़ते हो हम, ऑलिगोपोली डुओपोली कहाँ से गए। देखिए ऑलिगोपोली का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म, कहाँ तक 8-10 फर्म ऐसे हो सकते हैं, वो आपका ऑलिगोपोली मॉडल होता है, ऑलिगोपोली, है ना। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि डुओपोली मॉडल, डुओपोली का मतलब है कि हम यहाँ पर केवल 2 फर्म को कंसीडर करते हैं। अगर हम 3 फर्म को कंसीडर करेंगे तो भाई वहाँ पर जो है कि हम थोड़ा डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाती हैं भाई। तो अब देखिए यहाँ पर कर्नट डुओपोली सॉल्यूशन, आउटपुट इज 2/3 ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। आउटपुट क्या है, मैंने थोड़ा छोटा लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए था, तो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। कर्नट्स डुओपोली सॉल्यूशन आउटपुट इज 2/3 ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। अगर डुओपोली यानी 2 फर्म है तो फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता था, टोटल आउटपुट कितना आता है, n/n+1, यानी जो है कि n क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। टोटल आउटपुट क्या है 2/3 फ्रॉम 2 फर्म। तो ये हुआ कैसे, पहली फर्म ने 1/3 प्रोड्यूस करा, दूसरी फर्म ने 1/3 प्रोड्यूस करा। तो ये कह रहा है कि कर्नट्स डुओपोली सॉल्यूशन आउटपुट इज 2/3 ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। आउटपुट कितना है 2/3 ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कितना है 3 है, तो इसमें से 3 मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है, तो उसमें से यानी अगर जो टोटल आउटपुट कुछ भी होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ 3 है, इसका मतलब ये कि टोटल आउटपुट जो भी हो उसके अगर 3 हिस्से कर दिए जाए बराबर बराबर, तो केवल 2 हिस्सा ही अगर 2 फर्म है तो प्रोड्यूस का कर सकती हैं, है ना, ये चीज़ है। अगर 10 फर्म है तो 10 फर्म जो है कि अगर उस आउटपुट जो है 10 फर्म टोटल इतना प्रोड्यूस करेंगी,
कहने का मतलब अगर जो भी मैक्सिमम आउटपुट है उसके 11 हिस्से कर दिए जाए इस तरह जो भी है, तो उसके 10 हिस्से ही पूरी जो ओलिगोपोली जो कंपनीज हैं वो उसके प्रोडक्शन करेंगे, एक हिस्सा वहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्योरली कम्पिटिटिव आउटपुट, प्योरली कम्पिटिटिव क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है ना कि जो भी प्रोडक्शन होता है ना, उसके बाद उसको जो सेल होता है, तो यहाँ पर ये लोग कंपटीशन इतना करते हैं कि एक टाइम पे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम में कब आते हैं, यानी सेटिस्फाई कब होते हैं? जब इनको लगता है अब तो प्राइस और नीचे कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो इतना हमारी लागत ही लग रही है, अब तो इतना हमारी लागत ही लग रही है, तो नाउ वी कांट डिक्रीज प्राइस एनी मोर, है ना, ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर जो है कि नाउ 2/3 यहाँ पर, एंड प्राइस इज 2/3 ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल। प्राइस क्या होता है? प्राइस इज 2/3 ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल, दैट इज मोनोपोली प्राइस। एक्सटेंशन ऑफ कर्नेट्स मॉडल इन केस ऑफ मोर देन 2 फर्म। एक्सटेंशन ऑफ, देखो अब यहाँ पर मैं पूरा समझाऊंगा आपके लिए क्या क्या यहाँ पर होगा। एक्सटेंशन ऑफ कर्नेट मॉडल मोर देन 2 फर्म में आपका वही एन की वैल्यू मैंने रखी थी, एन की वैल्यू आप जो भी रख दो कि मान लो 3 फर्म है तो 3/3 + 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 आपका ये हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर चलो हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कैसे क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ें समझते हैं डायग्रामेटिकली। यहाँ पर क्या समझेंगे हम, देखिए ये यहाँ पर आपका जो है कि M2D क्या है भाई, यहाँ पर M2D आपका क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा और पेन वैसे कर देता हूँ। M2D यानी यहाँ से M2D ये जो गया है ये क्या है, मार्केट डिमांड कर्व है, मार्केट डिमांड कर्व है, जिसमें कि आपका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो क्या है O2D, यानी O से लेकर के D तक जो है कि क्या कर सकते हैं भाई, मतलब जो कि जो मैक्सिमम आउटपुट है। अब देखिए अगर पहली फर्म आई, मान लो कि पहली फर्म A आई, पहली फर्म आई, तो वो क्या करेगी, मान लो N, यानी N क्या है 1 है, तो चूंकि आउटपुट क्या है ये OD है, और चूंकि एक ही फर्म है ना, तो यहाँ पर प्रोडक्शन ये कितना करेगा, देखिए प्रोडक्शन कितना करेगा, प्रोडक्शन क्या था, फॉर्मूला क्या था N/N+1, यानी जो है N कितना, N की वैल्यू 1 है अपॉन फिर N 1+1, यानी जो है हाफ, यानी जो है कि भाई पहली फर्म आई तो वो टोटल मार्केट का हाफ प्रोडक्शन करेगी। ऐसा जो फॉर्मूला बनाया है कर्नेट ने, उनके अकॉर्डिंग मार्केट में जो आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट हो सकता था वो था O से लेके D तक, यानी ये पूरा आउटपुट था यहाँ से लेके O से लेकर के सीधे चला यहाँ से D तक, तो इसका हाफ प्रोडक्शन करेगी। हाफ का मतलब है इसका हाफ हो जाएगा O से लेके N, यानी अगर OD का हाफ कर दें तो इट विल बी ON प्रोडक्शन करेगी। ON जब प्रोडक्शन करा तो भाई यहाँ पर अब ये वाला यहाँ पर इतना प्रोडक्शन करेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाली कौन सी कंडीशन है, ये वाला ये डिमांड कर्व होता है, ये AR कर्व होता है, और AR कर्व का जो है कि जो डबल स्लोप होता है वो होता है MR कर्व, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, ये है MR कर्व आपका, जो कि N पॉइंट्स को कट करते हुए जा रहा है। डबल स्लोप का भाई कहाँ आएगा, मान लो ये ट्रायंगल है, तो अगर डबल स्लोप का होगा तो ये जितना भी नीचे का बेस है उसको हाफ पॉइंट पे कट करेगा। अब आउटपुट भी यही हाफ कर रहा है, तो यानी यहाँ से जो है कि आपका MR भी निकल रहा है और MR यहाँ से निकल रहा है। लेकिन अजम्पशन कर्नेट के मॉडल में क्या है, मार्जिनल कॉस्ट 0 रहेगी। तो भाई मार्जिनल कॉस्ट 0 रहेगी, अगर आप बताइएगा कोई इस तरह का डायग्राम है, मार्जिनल कॉस्ट अगर मान लो कि 1 है, तो अगर मान लो 1 ये है, 2 यहाँ पर, अगर मार्जिनल कॉस्ट 2 है तो मार्जिनल कॉस्ट ऐसी जाती है MC। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट 0 है तो ना तो 2 से कम है, 1 और 1 से भी कम है, यानी 0 कहाँ पे होता है, 0 होता है यहाँ पर। 0 तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर जो ये वाला जो पॉइंट है। और यानी अगर मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसे जाएगा, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर चढ़ा हुआ, यानी जो है कि ये तो है MC वाला कर्व, नहीं ये वाला MR वाला कर्व, और ये है MC वाला कर्व। यानी ये क्या हो रहा है भाई, ये तो MR = MC यहाँ पे कंडीशन होंगी ना, यानी यहाँ पर जो वाला ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है, इट विल बी MR = MC, एंड व्हाट वी नो MR = MC, it is the point of equilibrium, you may be reading it since from your graduation, from your 12th class, from your master graduation, तो it is a point of equilibrium। since it is a point of equilibrium, तो यहीं से क्या होगा, प्राइस सेट होगा, तो यहीं से ये ऊपर ऐसे ऐसे जाएगा ये, और ऐसे जाने के बाद जो है कि यहाँ पर ये आपका डिमांड कर्व से टच होकर के सीधा प्राइस की तरफ मुड़ जाएगा, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये होगा, ये वाला पॉइंट ये होगा प्राइस। यानी जो है निकल के क्या आया कि फर्म A इज प्रोड्यूसिंग ON अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑन OP प्राइस,
यानी फर्म जो है कि ON आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है, OP प्राइस एंड व्हाट टोटल रेवेन्यू विल बी होल दिस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये पूरा एरिया आपका यहाँ से ये यानी व्हाट रेक्टेंगल ONKP, यानी जो है कि TR क्या होता है मैं वही बता रहा था, एरिया आपका हो जाएगा ONKP। ये क्या है, ये कैसे निकला भाई, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। तो टोटल रेवेन्यू प्राइस यहाँ पर क्या है भाई, OP इंटू क्वांटिटी क्या है ON, और OP ON अगर आप कैलकुलेट करोगे यानी बेस इंटू हाइट जो भी है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। तो ये आपका जो है कि पूरे इसका एरिया निकल आएगा, इतना रेवेन्यू ए फर्म जनरेट कर रहा है। ऐसा जब ए फर्म आया तो उसके साथ ऐसा था, तो वो ऐसा कर रहा था, कोई बात नहीं, चीज़ें सही चल रही थी। अचानक दूसरा फर्म, ओलिगोपोली भाई, डिओपोली, दूसरा फर्म आएगा, वो कह रहा बड़ा भैया वीआईपी मस्ती में काट रहे हैं ये, है ना, बढ़िया चल रहा है इनका सब कुछ, प्रॉफिट बढ़िया आराम से जो है कि यहाँ पर ये इतना सेल करना है, इतना ऐसे रेवेन्यू जनरेट करना है। तो भाई सामने वाला मार्केट के लोग हैं वो भी क्या करते हैं भाई, दुकानदार हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी आपके बीच में बगल में ही जो है कि रसगुल्ले का बेच रहा हूँ, मैं भी रसगुल्ला बेचूंगा यहाँ पे बीच में आपको बैठ के, है ना। तो इसने देखा कि पहले मार्केट कितनी खाली, क्योंकि नियम यह है कि जितनी मार्केट खाली पड़ी होगी या मैक्सिमम मार्केट जो भी होगी वहाँ पर उसका हाफ प्रोड्यूस करेंगे, जो कि मैक्सिमम मार्केट O2D थी, लेकिन ये तो इतना प्रोडक्शन करने लगा, बची कितनी मार्केट है मैक्सिमम N2D, यानी OD की आधी बची मार्केट है। तो एज पर नियम इसका भी ये क्या करेगा, क्योंकि वो भी दूसरी फर्म है ना, तो वो इसका क्या करेगी, हाफ प्रोडक्शन करेगी। वो क्या करे, इसका वहाँ पर हाफ प्रोडक्शन वो करेगी, है ना। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा देखिए, 2/2 + 1, है ना। तो यहाँ पर 2/3 प्रोडक्शन यहाँ पर करेगी, यानी जो है यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे जो है कि अगर इस एरिया को यहाँ पर जो है कि अगर आप इस तरह से अगर तोड़ दो, आप इस एरिया को यहाँ पर जो है कि ये जो है एरिया, उसके लिए मार्केट ये वाली खाली है, उसके लिए ये वाली खाली मार्केट है। अब देखो अगर दोनों फर्म का आउटपुट अभी भी देखो टोटल ये कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, अगर दोनों फर्म जो प्रोडक्शन करेंगी वो करेंगी टोटल O से लेके D का 2/3, यानी हाफ, और जो है कि यानी अगर इसको 3 भागों में बांट देंगे इस पूरे को, तो 2/3 यहाँ पर एज पर जो नियम है उसके अकॉर्डिंग जो है कि यहाँ पर करेंगी टोटल का। लेकिन दूसरा फर्म अकेला आया है तो उसने ये देखा कि उसके लिए जो यहाँ पर जो टोटल आउटपुट का एरिया बचा हुआ है वो ये बचा N2D। अब वो क्या करेगा, N2D का हाफ जो है वो यहाँ पर वो कवर करेगा, यहाँ वाला हाफ पॉइंट पर वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब वो आया है तो उसके लिए डिमांड कर केवल इतना बचा हुआ है, ये वाला पहले डिमांड कर पूरा था, लेकिन इतना ही तो डिमांड जो है कि कौन कवर कर रहा है भाई, इतनी तो डिमांड फर्म कवर कर रहा है। बची कितनी डिमांड है, ये वाली डिमांड बची है। तो अगर ये डिमांड करवे तो उसने यहीं पर ये जो है ना, इसको इस तरह से उसने ऐसे ये वाई एक्सिस एक मानी एज्यूम करी, और वाई एक्सिस ठीक इसके डबल स्लोप का यहाँ पर ये इसका बन गया क्या भाई, क्योंकि ये डिमांड है तो ये AR है, तो MR क्या होगा, ठीक इसके डबल स्लोप का यहाँ पर लाइन, ये डबल स्लोप की लाइन जो आ रही है वो कट कहाँ पर कर रही है, हाफ पॉइंट पर, और उसको प्रोडक्शन भी केवल कितना करना है, हाफ ही करना है, इसका टोटल आउटपुट का हाफ प्रोडक्शन। तो यानी यहाँ पर ये इसका बन गया इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो है कि ये जो है ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा यहाँ से ऊपर, इससे ऐसे जाएगा, इससे ऐसे जाएगा ये, और ऐसे जब जाएगा तो भाई यहाँ पर ये P' जो है कि ये प्राइस हो गया। यानी जो है जो फर्म B है वो वहाँ पर उसका ये वो जो है कि वहाँ पर रेवेन्यू कर रहा है, जनरेट करेगा नहीं करेगा। आप लोग यही समझोगे यहाँ पर करेगा, आप दिमाग नहीं लगा रहे हो कि यहाँ पर भी यहाँ तक वो कैसे जनरेट कर लेगा रेवेन्यू, भाई आउटपुट तो उसका यहीं तक है ना, यहाँ से कर रहा है ना, यानी वो ऐसे जाएगा तो प्राइस तो यहाँ से सीधा देख लोगे P है यहाँ पर, लेकिन ये वाला उसका रेवेन्यू का पार्ट नहीं, क्योंकि वो इतना ही उसके पास है, वो यहाँ से केवल इतनी ही क्वांटिटी तो बना रहा है, ये वाली क्वांटिटी। तो यहाँ पर अगर टोटल रेवेन्यू होगा तो प्राइस इंटू क्वांटिटी होता, तो प्राइस तो आपका ये हो जाएगा LH जो कि बराबर है OP' के बराबर, यानी जो इसके द्वारा रेवेन्यू OP' मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर आपका हो जाएगा ये मल्टीप्लाइड बाई टोटल आउटपुट जो कि आपका है NH।
NH ये करेगा। अब चूंकि जो है कि अब ऐसा हो गया यहाँ पर, और चूंकि ये कर्नट मॉडल है, अगर ऑलिगोपोली अगर यहाँ पर चैम्बरलिन का मॉडल होता है तो वो यहाँ इतना तो यहाँ पर कर्नट जैसे अभी तक मैंने समझाया इतना चैम्बरलिन में भी होता है, लेकिन चैम्बरलिन कर्नट से ऐसे ही अलग है, क्योंकि चैम्बरलिन में क्या होता है, ये वाला फर्म जो है कि समझदारी से काम लेता है। पहला वाला वो करता है कि भाई मैं तो इस प्राइस पे था, इस बंदे ने प्राइस यहाँ पर ये इतने बेच रहा है, तो कस्टमर तो सब इसके पास जाने लगेगा। फिर भाई देख रहा प्राइस में कितना डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात कस्टमर जो है कि सब दूसरी फर्म के पास चला जाएगा, है ना। और जब कस्टमर जाएगा सेल का, तो कहने का मतलब ये है कि तो ये क्या करता है, यही प्राइस मेंटेन रहे। आप ये बताओ प्राइस कैसे कोई बढ़ा सकता है, यानी जो अगर ये है और इसका भी प्राइस जो है, इसको भी इस प्राइस पे ना बेचना पड़े, इसको भी प्राइस बढ़ाना पड़ जाए मजबूरी में, इसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाए, तो ये कैसे होगा बताइए। इसका प्राइस बढ़ जाए तो ये ऐसे होगा, क्योंकि जो है कि भाई प्राइस घटता बढ़ता कैसे है, क्वांटिटी से। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर क्वांटिटी कम हो जाए, यानी अभी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से लेकर दोनों फर्म प्रोड्यूस कर रही है, ये पहली फर्म और यहाँ तक दूसरी फर्म, यानी जो कि इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। अगर पहले इतनी ही क्वांटिटी, जितनी कि पहले ए फर्म कर रहा था, इतनी ही अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस होने लगे, तब प्राइस जो है कि फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा कौन कर सकता, तो ये पहली बार चैम्बरलिन के मॉडल में आप कहोगे सर जो है कि कर्नट के अंदर चैम्बरलिन क्यों उछेड़ दिया, क्योंकि फिर चैम्बरलिन समझने में दिक्कत होगी। कर्नट और यहाँ पर मॉडल पढ़ने का कोई फायदा नहीं जब तक आप दोनों में अंतर नहीं निकाल पाओ। तो आप समझिएगा बात को, यहाँ पर जो है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ना कि यहाँ पर चैम्बरलिन में ऐसा होता है, हाँ कर्नट में ऐसा होता है, तो आपको तुरंत चीज़ें याद हो जाएंगे, हमेशा आप लिख लोगे, आप समझ जाओगे। अदरवाइज क्योंकि मैं यहाँ पर अलग मैंने एक्सप्लेन करा, चैम्बरलिन में अलग एक्सप्लेन करूँगा, तब तक ये वाला भूल जाओगे। तो यहाँ पर वो क्या करता है, वो फिर से जो है कि क्या करता है, यहाँ पर जो क्वांटिटी है ना, वो यहाँ पर ऐसा कर देता है ताकि ये हाफ है और ये इसका 2 टाइम है। तो वो क्या करता है, वो अपना प्रोडक्शन पहली वाले अपना प्रोडक्शन जो हाफ कर देती है। पहली वाली फर्म जो है, बहुत ध्यान सुनिएगा, पहली वाली जो फर्म है ए फर्म, वो अपना प्रोडक्शन हाफ कर देगी। चूंकि अगर वो प्रोडक्शन अपना हाफ कर देगी तो टोटल आउटपुट यानी ओ से लेकर के डी है, तो दोनों फर्म मिलाकर के ओ एन प्रोडक्शन पे पहुंच जाएंगी ऑटोमेटिक पहले फर्म के डिसीजन से, और प्राइस बूम कर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भाई मार्केट में सप्लाई फिर कम हो गई, प्राइस ये हो जाएगा। तो इस प्राइस पे काम होता है फिर। तो ऐसा चैम्बरलिन में होता है, और वहाँ पर फिर क्या होता है, मोनोपोली प्राइस बन जाता है, क्योंकि जो है कि ये मोनोपोली प्राइस है, यानी जब फर्म अकेला था तब इतना प्राइस चार्ज कर रहा था, तो मोनोपोली प्राइस बन जाता है। और तो इसीलिए तो कहते हैं चैम्बरलिन मोनोपोली। चैम्बरलिन का जो बुक है वो भी आपकी जो है कि मोनोपोली पे बेस्ड ही लिखी गई है, ऐसा चैम्बरलिन। लेकिन कर्नट क्या करता है, कर्नट यहाँ पर क्या करता है भाई, वो समझदार नहीं, वो नेव है, कर्नट इज नेव। वो क्या करेगा, अब मैं पूरा का पूरा यहाँ पर रेस कर देता हूँ, ये है ना। कर्नट क्या करता है, क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे अभी पूरा। कर्नट क्या करता है, कर्नट जो है कि फर्दर चेंजेस करता है। कर्नट क्या करता है, कर्नट जो है कि फर्दर चेंजेस करता है, और जब फर्दर चेंजेस करता है तो फिर वो क्या करता है, वहाँ पर वो फिर से जो है कि ये जो एरिया बचा हुआ है ना, ये वाला, वो देखता है कि यहाँ पर मैं भी अब इसने आउटपुट आया बढ़ाया, अब मैं भी आउटपुट बढ़ाऊंगा, क्योंकि कर्नट वाले केस में क्या है, दे कैन ओनली डू वेरी आउटपुट। तो यानी वो देखता है कि मार्केट का जो है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मैं ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा था, इतनी मार्केट जो है कि जो भी मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट था उसका मैं इतना तो कर ही रहा था। दूसरी फर्म आई, वो यहाँ से यहाँ तक आउटपुट कर रही है, यानी कितनी मार्केट खाली पड़ी है, मार्केट खाली पड़ी ये वाली है एस से डी। वो आता है, वो फिर इसका आधा प्रोड्यूस करता है कर्नट, यानी जो है कि वो कर्नट बताते हैं कि जो फर्स्ट फर्म है ए फर्म, वो फिर प्रोड्यूस करती है, तो फिर वो प्राइस कहाँ ले जाता है, वो प्राइस यहाँ पर ले जाता है, समझ रहे बात। वो प्राइस इतने आउटपुट के लिए वो प्राइस यहाँ पर ले आता है, ताकि उसका फिर कंबाइंड जो प्राइस है वो भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से वो ले आएगा। फिर दूसरी फर्म क्या करती है, जो बचा हुआ प्रोडक्शन है इसका आधा प्रोड्यूस करती है, ताकि प्राइस ये और नीचे ले आए। ये कहने का मतलब जो है कि ये गला काट कंपटीशन करते हैं कि प्राइस नीचे ला कर एक टाइम पे इतना नीचे प्राइस ले आएंगे कि इनकी जो लागत निकल रही है ना, उतनी लागत पर ही इनको बेचना पड़ेगा। तो ये आपका था कर्नट मॉडल। आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। या आप कर्नट मॉडल जो है कि यहाँ पर समझ चुके होंगे, है ना। मैं क्लास देख लेता हूँ कितने मिनट की हो गई है, अदरवाइज मैं आगे और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लास में देखता हूँ कितने मिनट की हो चुकी है। अच्छा चलिए मैं आपको और थोड़ा आगे एक्सप्लेन करता हूँ।
दूसरा वाला, क्योंकि अभी 24 मिनट हुए हैं केवल। बर्ट्रन्स मॉडल, अब देखिए बर्ट्रन्स मॉडल आप समझिएगा, यहाँ पर क्या है, प्राइस वॉर दैट इज द प्रोसेस ऑफ अंडर कटिंग विल गो ऑन अंटिल, प्राइस वॉर, देखिए प्राइस वॉर कब तक होता है, विल गो ऑन अंटिल द प्राइस फॉल्स टू द लेवल ऑफ यूनिट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन। सेम इसमें जैसे कर्नट में है वैसे इसमें है आपका। बर्ट्रन्स मॉडल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट, ये आपका बर्ट्रन में आप नोट कर लीजिएगा। इक्विलिब्रियम यहाँ पर अचीव होता है व्हेन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट बर्ट्रन में ऑफ प्रोडक्शन एंड द कंबाइंड इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ टू डिओपोलिस्ट इज इक्वल टू द कॉम्पिटिटिव आउटपुट। जो आउटपुट होता है ना वो इक्वल होता है किसके, कॉम्पिटिटिव आउटपुट के। अकॉर्डिंग टू द बर्ट्रन्स मॉडल आउटपुट एंड प्राइस अंडर ऑलिगोपोली डिओपोली आर इक्वल टू दोज अंडर प्योर एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यानी जो है कि यहाँ पर वही ना कि अगर जो है कि यहाँ पर लेकिन क्या होता है, यहाँ पर प्राइस वेरी होता है, यहाँ पर प्राइस वेरी होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्राइस वेरी होता है। मैंने पिछले वाले उसमें क्या बताया, इस वाले में आप ये ना समझिए मैं यहाँ पर प्राइस वेरी करवा रहा था, मैं पहले इनिशियली आउटपुट वेरी हो रहा था, आउटपुट वेरी करा तो फिर वो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो रहा था ना, कम ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि भाई अगर क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा कस्टमर उतना ही है, एकदम सप्लाई ज़्यादा आ गई, समझ रहे हो आप, तो जो सेलर होगा, जो रिटेलर होगा, मेन चीज़, क्योंकि प्रोड्यूसर होता है रिटेलर में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत बीच बीच में लोग आ जाते हैं। तो रिटेलर जो है कि जब चीज़ बिकी नहीं रही क्योंकि कस्टमर उतरे नहीं तो वो सस्ते दाम पे देना लगता है, तो इसलिए उसका प्राइस ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है। और सप्लाई बहुत कम है, रिटेलर बहुत लोग चीज़ मांग रहे हैं, तो वो ये तो आप सब लोग बेसिक जानते होंगे। तो यहाँ पर प्राइस ही चेंज हो रहा था, प्राइस ऑटोमेटिक चेंज हो रहा था, ये कर नहीं रहते मैनुअली, ये लोग प्राइस नहीं, ये लोग आउटपुट देख रहे थे कर्नट में। लेकिन यहाँ पर जो है कि वो प्राइस वॉर होता है, यहाँ पर सीधा सीधा ये लोग प्राइस कम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रन्स मॉडल आउटपुट एंड प्राइस अंडर डिओपोली आर इक्वल टू दोज अंडर प्योर एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिएगा। एजवर्थ मॉडल, देखिए अब एजवर्थ में आप समझ लीजिएगा। एजवर्थ अब एक ऐसा इकलौता एजवर्थ का मॉडल है जिसमें जो है कि नैश इक्विलिब्रियम डू नॉट एग्जिस्ट। नैश इक्विलिब्रियम डू नॉट एग्जिस्ट, इसमें जो है जो आपका मोनोपोली प्राइस है, जो आपका मोनोपोली प्राइस है और जो आपका परफेक्ट कंपटीशन वाला जो प्राइस है ना, उसके बीच में जो है कि आपका जो है कि ये आपका जो है दोनों फर्म्स जो हैं कि है ना वो ऑक्सीलेट करती रहती हैं और शांत नहीं बैठती हैं। दे डू नॉट सिट क्वाइटली, है ना, वॉर कीप्स ऑन गोइंग। ऑक्सीलेट का मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइस, फिर आप कहोगे सर अगर ऐसा होता रहेगा तो प्राइस तो बिल्कुल जीरो ख़त्म हो जाएगा, कंपनियां ख़त्म, ऐसा नहीं। यहाँ पर ऐसा होता है कि मान लो कि प्राइस, मान लो किसी ने दोनों फर्म का मान लो 10 और 10 था, इसने 9 करा तो इसने 8 कर दिया, इसने फिर 7 करा, इसने 6 कर दिया, इसने 5 कर दिया, इसने 4 कर दिया। मान लो 4 जो है कि वो सीधे पीसी का प्राइस है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, क्योंकि ये जो है कि सीधा सीधा इसमें ये लागत वाला प्राइस है कि लागत जो है कि निकल रही है, यहाँ पर लागत इतनी लगी तो इससे कम प्राइस पे तो बेच नहीं सकते हैं। तो ये भी 4 पे शिफ्ट हो गया, 4 पे आ गया। फिर इसने कहा कि क्यों ऐसा ना करें कि थोड़ा बढ़ा के देंगे, प्राइस 5 करके देंगे, बहुत कम। तो जैसे इसने बढ़ाया तो फिर इसने बढ़ाया 5, इसने फिर 6 करा, फिर इसने भी 6 करा, है ना, क्योंकि भाई ये अपना घाटा नहीं झेलना चाहता ना कि वो दूसरा कमाए हम साथ बैठे हैं, है ना, ये चीज़ आती है। तो उल्टा, और फिर जो है कि फिर ये हल्का कम करेगा, मेरे पास कस्टमर ज़्यादा है, फिर 5 करेगा तो फिर ये 4 कर देगा। तो ये ऐसे ऐसे जो है ना ऑक्सीलेशन जो है कि होता ही रहता है इस तरह से, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर जो है कि शांत तरीके से नहीं बैठता, देयरफॉर नैश इक्विलिब्रियम इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर। नैश इक्विलिब्रियम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो है ये आपकी 2 फर्म्स रखी हैं, आप इसको ए फर्म मान लीजिएगा और इसको जो है कि आप बी फर्म मान लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका बी फर्म का डिमांड कर रहा है D2C आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है कि आपका इसका डिमांड कर रहा है, और D2C' आपका जो है कि फर्म ए का डिमांड कर रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा प्राइस पी पर जो है कि यहाँ पर प्राइस पी पर जो है कि यहाँ पर ये एक टाइम पे अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। प्राइस पी, ये आपका जो है कि ये प्राइस पी यानी जो है कि O2P प्राइस पी पे प्रोडक्शन कर रहे हैं।
जिसपे कि फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, ओ ए, फर्म ओ ए प्रोड्यूस कर रही है, और फर्म जो है कि फर्म बी, यानी फर्म बी जो है ओ ए प्रोड्यूस कर रही है, और फर्म ए जो है कि ओ ए डैश प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, दूसरी स्टेज में क्या होता है कि ये क्या करता है, फर्म बी क्या कर रहा है, ये अपना जो है कि प्राइस हल्का सा क्या करता है, नीचे करता है, ताकि जो है कि प्राइस नीचे करेगा तो भाई कस्टमर इसके कट करके इसके पास आ जाएंगे, कहने मतलब इसके कस्टमर इसके पास ज़्यादा आएंगे कि भाई तुम सस्ता बेच रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा होता है, इसने जैसे प्राइस कम करा, जैसे यहाँ पर प्राइस कम करेगा तो ये प्रोडक्शन करने लगता है ओ ए से ओ बी आउटपुट। जब ये फर्म ए देखती है ऐसा कि भाई ये ऐसा कर रहा है, तब इसने तुरंत जो है कि इससे भी नीचे, यानी इससे भी और नीचे इतना जो है कि प्राइस सेट कर दिया, इससे भी और नीचे, और ये जो है कि फर्म कितना प्रोड्यूस करने लगती है, ओ बी डैश। तो ऐसे ऐसे चलते चलते जो है कि ये लोग जो है कि इस तरह से प्रोडक्शन करते हैं ताकि ये जो है कि एक टाइम पर पीसी पर पहुंच जाएं, और उसके बाद फिर वहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम हो जाना चाहिए, लेकिन इनमें नैश इक्विलिब्रियम नहीं होता है, ये फिर प्राइस ऊपर नीचे करके ऑक्सीडेशन में चलता रहता है। तो इसमें से तो यहाँ पढ़िएगा, एजवर्स शोड दैट नो डिटरमाइन इक्विलिब्रियम वुड बी रीच्ड इन द डुओपोली, नो डिटरमाइन इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड इन द डुओपोली, एजवर्थ डुओपोली सॉल्यूशन इज वन ऑफ द परपेचुअल डिसइक्विलिब्रियम, प्राइस कंस्टेंटली ऑक्सीलेटिंग, समझिएगा, प्राइस ऑक्सीलेटिंग बिटवीन द मोनोपोली प्राइस एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस, के बीच में प्राइस ऑक्सीलेट करता रहता है। दस नो डिटर्मिनेट एंड यूनिक इक्विलिब्रियम ऑफ डुओपोली इज सजेस्टेड बाय एजवर्थ डुओपोली मॉडल, इसीलिए नो यूनिक इक्विलिब्रियम ऑफ डुओपोली इज सजेस्टेड बाय एजवर्थ डुओपोली मॉडल। प्लीज नोट दीज पॉइंट्स इन योर कॉपी बिकॉज क्वेश्चंस कम फ्रॉम देम ओनली, और मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो एग्जाम में आती हैं वही मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जिसमें कि सारे के सारे आपके डाउट्स, आपके जो है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, है ना। मैं उस तरह से ही मैं ये पूरा चार्ट आपके लिए लेकर के आया यहाँ पर, ताकि इस चार्ट से सारी चीज़ें आप कंपेयर कर सकें, ये वाला चार्ट, ये वाला, और समझ सकें। तो आपका जो नैश यहाँ पर एजवर्थ है, तो यहाँ पर नो नैश इक्विलिब्रियम जो है कि यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है कि स्टैगरबर्ग, चैम्बरलिन, वर्ट्रेड का मैंने डायग्राम यहाँ पर आपको नहीं कराया है, मैं उसमें जो है कि डायग्राम भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड होप सो दैट ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर टू यू। इफ़ एनी डाउट स्टिल इज प्रेजेंट इन योर माइंड, सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग मुझे बताइएगा कि कहाँ पर चीज़ें जो है कि समझ में नहीं आ रही हैं, और कोई अगर ऐसा टॉपिक हो जो कहीं से भी जो आपको इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमिक्स में कहीं भी आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कहना चाह रहे हो सर 1 मिनट में समझा दी, तो मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। यू प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि प्लीज़ सर इस वीडियो पे मुझे इस टॉपिक पर एक बारी क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। सो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है अभी तक एडमिट कार्ड कह रहा हूँ, फॉर्म ही नहीं निकला है, और एग्ज़ाम जो है कि जून में आपके एग्ज़ाम होने की बात कही गई थी। हाँ, तो याद करिए वो दिन जब दिसंबर वाला जो है कि ये बताया जा रहा था कि भाई अब दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, अब आपका एग्ज़ाम होगा कब, जून में। ये जून के साथ मर्ज हो जाएगा, दिसंबर 2022। सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, तैयारी सब लोग है ना हल्की कर दिए थे। तो लेकिन उसमें क्या हुआ कि नोटिफिकेशन भी आया था, तो उसमें कहीं पर यूजीसी नेट जो है ना इसका जिक्र नहीं था, वहाँ पर CISIR नेट और जाने कौन कौन सी डेट्स निकली थी, लेकिन इसकी डेट नहीं निकली थी। तो यहाँ पर क्या है कि यूजीसी बहुत अब ना कुछ भी कर देता है, इन द सेंस पॉजिटिव वे में। 2-4 दिन पहले ही फॉर्म ले आएगा, एडमिट कार्ड लॉन्च कर दो, और फॉर्म जो है कि 10-15 दिन बचे तब फॉर्म लॉन्च कर देगा। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, वो कभी भी कुछ भी याद हो सकता है, रात में आ जाए या बिल्कुल कल आ जाए, परसों आ जाए, रात में महाविद्यालय जगदीश जी को तुरंत जो है कि नोटिफिकेशन है ना ट्वीट कर दें कि जो है कि यूजीसी फॉर्म विल बी जो भी है स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम 20th मई, है ना, इस तरह से 25th मई, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सो यू प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रिपरेशन अपनी जो है कि अपर मोस्ट लेवल पे बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।